वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। ये हमारा साइंस का पार्ट 2 है एक्सपेक्टेड पेपर का, ठीक है। और ये हमारा लास्ट वीडियो भी है साइंस का। जितने भी साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे आपके कवर हो चुके हैं। आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ जाके सारे क्वेश्चन आंसर्स एक बार अच्छी तरह से देख लो, ठीक। तो आज का ये हमारा लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्ट द फॉलोइंग, ठीक है। इससे पहले की वीडियोस में हमने स्केल देखा था। मैंने बताया था उसमें कि स्केल का आपको लोवेस्ट और मतलब मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट या वैल्यूज याद होनी चाहिए, तीनों स्केल की, ठीक है। तब आप ये कन्वर्जन कर पाओगे, ठीक है। जैसे 30 डिग्री सेल्सियस है, इसको आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। फर्स्ट इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला टेम्परेचर स्केल माइनस लोवेस्ट होता है अपॉन मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये आपका फॉर्मूला है। तो आपको दोनों फॉर्मूला को इक्वल रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको 30 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था, ठीक है। सो F माइनस 32/9 C अपॉन 5 है। तो ये आपका हो गया, ठीक। अब C की वैल्यू हमको कितनी दी गई है, 30 डिग्री सेल्सियस दी गई है। तो 30 डिग्री आप यहाँ पे पुट कर दिए। अब इसके बाद आपको सीधा कैंसिल आउट करना है। देखो 5 का मल्टीप्लीकेशन आप इधर कर सकते हो या फिर ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 5 6 30 हो गया, ठीक। ये 9 आपका यहाँ पे है डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है। सो 5 माइनस 32 इक्वल्स टू 9 इंटू 6 हो गया, ठीक। माइनस 32 था, इस तरफ कन्वर्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड कर दोगे तो जो आपका सेल्सियस स्केल में 30 डिग्री सेल्सियस था, अब वो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना शो हो रहा है, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया। एक क्वेश्चन और है, देखो 50 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे भी आप फॉर्मूला सेम ही है, ठीक है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट की 50 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, ठीक है। सो C की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 50 डिग्री सेल्सियस दी गई है, उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 10। 9 यहाँ पे भी डिवीजन में था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। माइनस 32 था, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 32। दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। थर्ड हमारा क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, ठीक है। सो सी इक्वल्स टू क्या, के माइनस 273। देखो ये पूरा सोल्यूशन है, ठीक है। ये बहुत स्टेप से सॉल्व हो चुके हैं। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जो होता है, जैसे कि अगर जैसे यहाँ पे सेल्सियस है तो क्या हो जाएगा, सेल्सियस माइनस 0 क्या होता है, लोएस्ट अपॉन मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा 100 है, ठीक है। वैसे ही इक्वल में क्या रखते हैं, केल्विन की वैल्यू रखते हैं। तो ये स्टेप यहाँ पे क्या कर दिया गया है, सॉल्व करके बताया गया है, ठीक है। सो आपका सेल्सियस कितना है, 37 पुट कर दिया हमने। अब यहाँ पे हमको निकालना के था, ठीक है। तो माइनस 273 था, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस 273। देखो इस स्टेप के बाद आप ऐसे लिख सकते हो, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो ये माइनस 273 था, इधर आके क्या हो गया, प्लस 273, ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के। अब इन दोनों को आपको ऐड कर देना है, ठीक है। या फिर और इसको कैसे लिख सकते हैं, ये वाला के इक्वल्स टू 37 प्लस 273, और ऐसे लिख सकते हो जो कि यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। सो अब इसको ऐड कर देंगे तो हमारा केल्विन में आंसर आ जाएगा 310 के, ठीक। तो ऐसा ही कन्वर्जन फॉर्मूला आपको कोई कुछ भी दे सकता है, केल्विन टू सेल्सियस दे सकता है, केल्विन टू फ़ारेनहाइट दे सकता है। तो इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है, एग्जाम में। नेक्स्ट देखो क्या है, डिस्क्राइब लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। इससे पहले मैंने बताया है, नाइट्रोजन है, आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तीनों के लेबोरेटरी मेथड्स आपको याद होने चाहिए। आपका अपरेटस रिक्वायर्ड पता होना चाहिए आपको, ठीक है। प्रोसेस पता होना चाहिए आपको। उसके बाद केमिकल रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं नाइट्रोजन का लेबोरेटरी प्रिपरेशन किन किन उसमें पॉइंट्स में करना है। आपको मेथड बताना है, केमिकल इक्वेशन बताना है और यूज बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड देख लेते हैं। इन अ फ्लास्क आप बनाओगे कैसे लैब में, ठीक है। इन अ फ्लास्क मिक्सचर ऑफ NH4Cl एंड सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। आपने एक फ्लास्क लिया है,
ठीक है। उसमें आपको किसका किसका मिक्सचर लेना है, NH4Cl लेना है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट लेना है इसमें। इसके बाद नाइट्राइट इज स्लोली हीटेड, इसको आपको क्या करना है, धीरे धीरे हीट करना है, बाय विच अमोनियम नाइट्रेट इज फॉर्म्ड। अब इन दोनों का जब मिक्सचर आप हीट करोगे तो फॉर्म क्या होगा, अमोनियम नाइट्रेट इज फॉर्म्ड विच डिकम्पोजेस टू गिव नाइट्रोजन गैस, जो कि आपको क्या देगा, देखिए अमोनियम नाइट्रेट बनेगा और कौन सी गैस रिलीज होगी, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, सो नाइट्रोजन गैस इज कलेक्टेड इन अ गैस जार बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, और हम इसे एक गैस जार में क्या कर देंगे, कलेक्ट कर लेंगे, जो नाइट्रोजन गैस हमें मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है हमारा, केमिकल इक्वेशन हमको बताना था। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन देखते हैं क्या क्या लिया हमने। मिक्सचर किसका किसका लिया था, NH4Cl लिया था और NaNO2 लिया था। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट लिया था। अब इन दोनों का आपने क्या किया है, हीट किया है। हीट के बाद हमको क्या मिला, NH4NO2 और NaCl जो कि सॉल्ट होता है। ये मिलने के बाद NaCl हुआ। ठीक है, अब NH4NO2 को हम क्या कर रहे हैं, लोगे जब, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, डिकम्पोजिंग फॉर्म्ड विच डिकम्पोजेस टू, जो अमोनियम नाइट्राइट है ये किसमें, ये फिर से क्या होता है, डिकम्पोज होता है। ठीक है, अमोनियम नाइट्राइट आपका डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, आपका एक वाटर फॉर्म कर रहा है और नाइट्रोजन गैस आपकी यहाँ पे क्या मिलेगी, मतलब रिलीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है, वो मिलेगी। आप जब भी केमिकल इक्वेशन क्या करेंगे, एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन के नीचे क्या चीज़ें बन रही हैं या इसका नाम क्या है, वो नीचे आप ज़रूर शो करो। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, ये क्या बन रहा है हमारा, वाटर है। ठीक है, ये क्या है हमारा, अमोनियम नाइट्राइट। ठीक है, ये हमारा अमोनियम नाइट्राइट हो गया, ये वाटर हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, गैस जो रिलीज हुई हमको मिली। ठीक है, सो नीचे आपको सबके नाम लिखना है जहां भी केमिकल इक्वेशन आप देंगे पूरे पेपर में। ठीक है, अब यूज देख लेते हैं नाइट्रोजन गैस का, आप यूज कहाँ करते हो। सो प्रोटीन्स फाउंड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सम अदर एलिमेंट्स। ठीक है, जो प्रोटीन होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। सेकेंड क्या दिया है, इन द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया का मैन्युफैक्चर करने में आप नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमने नाइट्रोजन बनाने के लिए अमोनिया यूज़ किया है, वैसे ही अमोनिया के मैन्युफैक्चर के लिए भी हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, इन डेवलपिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर इन सील पैक्ड फूड आइटम्स, चिप्स एक्सेट्रा। ठीक है, फूड आइटम्स को अच्छा रखने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो आपके पैकेजिंग फूड्स हो गए उनमें भी नाइट्रोजन गैस यूज़ होता है। फोर्थ क्या है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं नाइट्रोजन। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ एंड लास्ट है, लिक्विड नाइट्रोजन ईजिली एब्जॉर्ब्ड हीट, जो लिक्विड फॉर्म, जैसे जो नाइट्रोजन है आपका लिक्विड फॉर्म उसका, ठीक है, वो क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है हीट को बहुत अच्छी से। सो द टिश्यू एंड ब्लड सैंपल एक्सेट्रा आर कूल्ड एंड इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन। सो इसको प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए नाइट्रोजन का ये हो गया। ठीक है, वैसे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, उसको भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं, राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल का हीटिंग लॉ आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। ठीक, उसके बाद एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली इन कंडीशन इन विच रेजिस्टेंस आर ऑफ अ डिवाइस इज कंबाइंड विथ अ सोर्स ऑफ वोल्टेज V एंड करंट I इज फ्लोन फॉर टाइम t अक्रॉस इट। मतलब आपको R, V, I, T इन सब के फॉर्म में क्या करना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देना है और जूल्स का लॉ ऑफ हीटिंग भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देखो ये। ठीक, तो देखते हैं जूल्स का हीटिंग लॉ था क्या। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, इफ अ करंट I फ्लोज फॉर t सेकेंड, कोई आपने कंडक्टर लिया है, ठीक है, उसमें I करंट फ्लो हो रहा है t सेकेंड, ठीक है, थ्रू अ डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस R, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R है। सो देन द हीट
एच, तो फिर उस कंडक्टर के, जैसे ये आपने एक कंडक्टर लिया, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, कितने टाइम में, टी टाइम में फ्लो हो रही है, और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है। सो देन द हीट देन द हीट एच जनरेटेड इन द डिवाइसेस, सो जब यहाँ इस डिवाइस में जो हीट जनरेट होगी एच, ठीक है, वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग अक्रॉस इट। इस कंडक्टर से जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर का क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हीट, ठीक है। अब इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने इससे पहले भी बताया हुआ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, अगर दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर आप एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। और अगर कोई कहीं किसी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो अगर आप एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे डेफिनेशन समझ आ गया कि उस कंडक्टर का जो हीट होगा वो उस कंडक्टर में फ्लो हो रहे करंट के स्क्वायर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो ये हमारा क्या हो गया एक्सप्रेशन, जो इक्वेशन 1 हमने दिया है, एच हीट है किसी कंडक्टर का और उसके करंट के स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं यहाँ पे और अच्छे से लिख दे रही हूँ, ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है पूरा, ठीक है। सो द हीट जनरेटेड इन द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो हीट जनरेट हुआ वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टिविटी आर के, ठीक है। सो एच भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे रेजिस्टिविटी के, ठीक है। ये दो रिलेशन आपको मिल गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। द हीट जनरेटेड इन द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टी, और जो हीट जनरेट हुई है वो और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आपका हो गया इक्वेशन 3, ठीक। तीन चीजें तीन तरह से डिफाइन हुआ है आपका हीट, ठीक है। मतलब जो जूल लॉ ऑफ हीटिंग है, क्या पहला हमने बताया हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर के, ठीक है। सेकंड हमने क्या बताया, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टिविटी आर के, ठीक है। और थर्ड हमने क्या बताया है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, ठीक है। अब अगर मैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंबाइन करके लिख दूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है। ये एक्सप्रेशन मुझे मिल जाएगा, मैंने तीनों इक्वेशन को ज्वाइन करके लिख दिया, ठीक है। अब मैंने ये भी, अब सबको पता होगा कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन का यूज़ करते हैं तो उसको हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज़ करेंगे, यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या है, के है, ठीक है। सो चूज यूनिट सच दैट के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने के कांस्टेंट एज अ यूज़ किया है। अब अगर हम के इक्वल्स टू 1 कर देते हैं तो हमें ये क्या मिल जाएगा, अगेन एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें ओम्स लॉ तो पता ही है, क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है। अब H इक्वल्स टू क्या हो गया, देखो यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट की गई है, आर टी है आई स्क्वायर, ठीक है। देखो V इक्वल्स टू आई आर हो गया। अब H यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर देंगे, ठीक है। सो 1 मिनट, देखो आई है आर अपॉन वी, अब वैल्यू को आपको पुट करना है, ठीक है। आई आर हो गया, सो आई इंटू आर आपका क्या, देखो अगर इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इंटू आई आर इंटू टी, ठीक है। आई इंटू आई आर इंटू टी ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब आई आर आपका क्या है, ओम्स लॉ है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, V होती है। तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगी, H इक्वल्स टू आई इंटू वी इंटू टी आ गया। मतलब इस आई आर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है, V रख दिया है, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये, ठीक। या फिर H इक्वल्स टू क्या कर दिया है, V इंटू आई टी अलग से पुट कर दिया गया, ठीक है। एक मिनट और देख लेते हैं, और आगे भी है क्या ये एक्सप्रेशन, ठीक। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, चलो देखते हैं। सो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल एक्सप्रेशन आ गया हीट का, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बस कुछ नहीं किया है हमने, ये डेफिनेशन से 3 इक्वेशन लिए हैं, उन तीनों इक्वेशन को पहले मैंने कंबाइन करके लिख दिया,
फिर ओम्स लॉ से हमने क्या किया है, V की वैल्यू पुट कर दी है, IR की वैल्यू V रख दी है, ठीक है, उसके बाद ID को अलग कर दिया गया है, बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसमें, राइट द वेरियस मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोसियन, ठीक है। सो पहले समझते हैं रस्टिंग क्या होती है और कोरोसियन क्या होता है, ठीक है। देखो दोनों ही क्या है, जंग लगना, देखो रस्टिंग को हम जंग लगना बोलते हैं और कोरोसियन हमारा क्या होता है, संक्षारण, ठीक है। तो रस्टिंग क्या होती है, रस्टिंग आपका सिर्फ क्या किसमें लगता है, लोहे में या आयरन में, ठीक है। लोहे या आयरन का तुम्हारा जो कलर होता है वो ब्राउन होने लगता है, उस पर एक लेयर आ जाती है ब्राउन कलर की, ये होता है हमारा रस्टिंग, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि वो जैसे कि मॉइस्चर है, एयर, ऑक्सीजन है, उन सब से क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। और कोरोसियन क्या होता है, कोरोसियन आपका किसी भी मेटल का धीरे धीरे खराब होना कोरोसियन कहलाता है, ठीक है, उसे आप कोरोसियन बोलोगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है, रस्टिंग सिर्फ आयरन में है, लोहे में, और कोरोसियन किसी भी मेटल का धीरे धीरे खराब होना होता है, ठीक है। तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल क्या है कि यहाँ पे दो टर्म यूज हो रहा है, एक इलेक्ट्रिसिटी है आपका और दूसरा क्या है, केमिकल। सो केमिकल में आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग क्या होती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, आयरन सरफेस बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। जो हमारा आयरन सरफेस है, आपने कोई लोहा लिया, ठीक है, समझ लो ये आयरन हो गया, ठीक है, ये हमने एक आयरन एक लोहा ले लिया है, तो ये आयरन जो सरफेस हमारा ये कैसा बिहेव करेगा, एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा हुआ है, उसमें हम कोई कंटेनर ले रहे हैं, ठीक है, कोई कंटेनर लेते हो, उसमें दो छड़ होती है, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसे आप एक को एनोड नाम देते हो, दूसरे को कैथोड नाम देते हो, ठीक है। सेम यही प्रोसेस आपका कहाँ होगा, इस प्रिंसिपल में होगा, ठीक है। सो आयरन सरफेस आपका बिहेव कर रहा है एज लाइक ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह, ठीक है। दिस सेल इज ऑल्सो कॉल्ड कोरोसियन सेल, इसे आप कोरोसियन सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। प्योर आयरन वर्क्स एज एनोड एंड इम्प्योर आयरन एज कैथोड। अब देखो यहाँ पे आपका जो प्योर आयरन होगा, मैं दो रॉड बना दे रही हूँ, ठीक है। जो प्योर आयरन होगा वो आपका किसी तरह वर्क करेगा, एनोड की तरह, और जो इम्प्योर है वो आपका क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, ठीक है। एक एनोड हो गया ये, और इम्प्योर आपका क्या हो गया, कैथोड हो गया। मॉइस्चर इन विच ऑक्सीजन एंड CO2 आर सोल्यूबल एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट। अब जो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कैसे वर्क करेंगे, एज अ इलेक्ट्रोलाइट काम करेंगे, ठीक, इस प्रोसेस में। अब एट एनोड आयरन, ये Fe है ना, आयरन है, एट एनोड आयरन गोज टू सोल्यूशन एज Fe2 प्लस आयन। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, ये आपका आयरन है, मतलब इसमें क्या है, Fe2 लगे, Fe2 है पूरा, ठीक है। अब Fe2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो Fe2, ये समझ लो ये कोई सोल्यूशन है, तो Fe2 आयंस क्या होंगे, देखो Fe2 प्लस, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करके Fe2 प्लस आयन बनाता जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होते जाएंगे, सारे Fe2 प्लस आयन बनते जाएंगे, कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, ठीक है। सो ये आपका आयरन था, इसने Fe2 प्लस आयन बनाया, कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन को किसी को देके, ठीक है। तो ये हमारा एक केमिकल इक्वेशन बन गया, सॉरी रिएक्शन बन गया, ठीक है। एट कैथोड, ये किस पे चल रहा था ये काम, एनोड पे। अब कैथोड का काम क्या होगा, एट कैथोड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ पे प्रेजेंस है, इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन बाय वाटर मॉलिक्यूल्स एंड OH माइनस आयन इज मेड। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, मैं एक बार और अच्छे से ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ये आपने क्या लिया है, ये 2 हो गए, ठीक है। यहाँ से आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, ये एनोड है और ये हमारा क्या है, कैथोड है, ठीक। एनोड होगा, कैथोड होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। अब कैथोड पे क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को
लेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से निकल रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, गेन करेगा और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को मिलके ये क्या बना रहा है, हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, एट एनोड Fe2+ रिएक्ट्स विथ OH माइनस आयन। अब Fe2+ बन गया यहाँ पे और OH माइनस आयन बन गया। अब ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, FeOH2। ठीक है, दिस आयरन हाइड्रोक्साइड मेक्स हाइड्रेटेड आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक, चलो ये समझ में आया आपको। सो Fe2+ और OH माइनस अब रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, आयरन हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, अब आयरन हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, ऑक्सीजन से एक्वस में है ना, लिक्विड में चल रहा है ये। ठीक है, सो और वाटर के प्रेजेंस में ये क्या, अब देखो एयर में आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, H2O, वाटर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, मतलब वाटर भी आपके पास है। ठीक है, और ये आयरन है, तो जब ये क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा, तो ये हमारा क्या फॉर्म करता है, Fe2O3.XH2O। ठीक है, यही हमारा क्या है, रस्टेड आयरन है, मतलब जंग लगा हुआ लोहा है। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं, इसके थ्रू आपका क्या होता है, किसी भी लोहे में क्या लग होता है, जंग लगता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्या है, मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोसियन आर एज फॉलोज। अब कोरोसियन से बचा कैसे जा सकता है, प्रिवेंशन क्या क्या है, पहला पेंट और ग्रीस शुड बी अप्लाइड ऑन मेटल्स, आप पेंट और ग्रीस लगा सकते हो। ठीक है, सेकंड क्या है, लेयर ऑफ सॉइल शुड बी अप्लाइड ऑन मेटल्स, एक सॉइल की क्या कर सकते, सॉरी ऑयल की क्या कर सकते हो, लेयर लगा सकते हो। ठीक है, थर्ड क्या है, अ कोटिंग ऑफ लेयर ऑफ अदर एक्टिव मेटल शुड बी अप्लाइड ऑन मेटल्स, जैसे आपका कोई लोहा है या कोई मेटल है जिसपे कोरोसियन संक्षारण हो रहा है, तो उस पर आप किसी और मेटल की लेयर चढ़ा दो या किसी नॉन मेटल की लेयर चढ़ा दो। ठीक है, तो ये भी आपका एक तरह का प्रिवेंशन हो जाएगा। ठीक, तो चलो नेक्स्ट देखो क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। सो ये रोस्टिंग है, कैल्सिनेशन। ठीक है, फर्स्ट क्या है, इट इज डन फॉर सल्फाइड ओर्स, ये कैसे डन होता है, सल्फाइड ओर्स से डन होता है। ठीक है, ये कैसे डन होता है, कार्बोनेट ओर्स से। ठीक, सेकेंड क्या है, इट ऑक्योर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये रोस्टिंग कब होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, और कैल्सिनेशन कब है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ठीक है, थर्ड क्या है, द ओर गेट्स पार्शियली और कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, ओर्स क्या है यहाँ पे, पार्शली या फिर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओर डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज, यहाँ पे ओर ऑक्सीडाइज्ड नहीं होते। ठीक है, अब सेकेंड क्या है इसमें, एक्सप्लेन जोन रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स का एक मेथड, किसी भी मेटल को प्योर करने का एक मेथड हमारे पास है जो है जोन रिफाइनिंग मेथड। देखते हैं चलो इससे आप किसी मेटल को कैसे प्योर कर सकते हैं। ठीक है, सो देखो पहले डायग्राम समझ लो, ये आपका कोई रॉड है या कोई मेटल है। ठीक है, जो कि कैसा है, इम्प्योर है। ठीक है, ये एक सर्कुलर हीट है जो कि बहुत ही गर्म है। ठीक है, मोल्टेन जोन ये मैं बताऊंगी। ठीक है, क्रिस्टलाइज्ड प्योर मेटल, और यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ हीट। ठीक है, चलो एक बार इसको पहले रीड करते हैं फिर समझते हैं। जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इम्प्योरिटीज रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर मेटल्स। ठीक है, इम्प्योरिटीज क्या होती हैं, रिड्यूस होती हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर मेटल, जब आप क्या कर रहे हैं, किसी भी मेटल को क्या कर रहे हैं, मोल्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगी, आपकी इम्प्योरिटीज भी हटेंगी। ठीक, सो इन दिस मेथड इम्प्योर रॉड इज मेड इनटू एनोड। अभी हमने एनोड और कैथोड का कॉन्सेप्ट देखा है। ठीक है, सो इम्प्योर जो रॉड है आपका वो किसका बना हुआ है, किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह। ठीक है, ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। वन एंड ऑफ दिस रॉड इज हीटेड बाय सर्कुलर हीटर टिल इट मेल्ट्स। ठीक है, अब आपने ये एक इम्प्योर मेटल लिया है, ये हमने सर्कुलर हीटर लिया जो कि बहुत ही गर्म है। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, एक एंड से स्टार्ट करेंगे चलाना और दूसरे एंड तक ले जाएंगे। तो जब ये यहाँ पे, जो समझ लो अगर ये क्या है हमारा, यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे है हमारा ये सर्कुलर रिंग, अब ये क्या करेगा, ये बहुत ही हीट है
तो ये मेटल के इतने पार्ट को, जो आपका इम्प्योर मेटल है उसके इतने पार्ट को क्या करेगा, मेल्ट करेगा, ठीक है। और जब ये मेल्ट होगा तो इसमें जो इम्प्योरिटीज होंगी वो आपके हीटर के साथ क्या करेंगी, आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है। हीटर के साथ आगे, क्योंकि आपका हीटर भी आपका मूव होगा, ठीक है। आप हीटर को यहाँ से चलाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ले जाके रोकेंगे, ठीक। तो ये मेटल जो आपका है वो मोल्टन होते जाएगा, थोड़ा पिघलते जाएगा, और आपकी जो इम्प्योरिटीज हैं वो आपके हीटर के साथ 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 इधर चलती जाएंगी, ठीक है। तो जो हमको इधर मिल रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, प्योर मेटल हो जाएगा, ठीक है। सो द हीटर इज स्लोली मूव्ड ऑन द लोअर एंड ऑफ द रॉड, ड्यू टू हीटर वन पार्ट ऑफ द मेटल मेल्ट्स, ठीक है। मेल्ट होना, देखो जैसे कि इतने पार्ट पे हीटर है तो इतना पार्ट हमारा क्या हो गया है, मेल्ट हो गया है, ठीक है। और ये आपको जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो क्या है, इम्प्योरिटीज है। सो मेटल सेपरेट्स फ्रॉम लिक्विड एज क्रिस्टल इम्प्योरिटीज along with molten part reach the other end of the rod, which is removed later. By repeating the process number of times, pure metal is obtained. Crystallized pure metal circular heater impure metal rod, ठीक है। देखो तो क्रिस्टलाइज प्योर मेटल आपको, अब ये प्रोसेस आपको क्या करना है, 2-3 बार रिपीट करना है। जैसे एक बार आपने कर लिया तो एक बार में भी कुछ इम्प्योरिटीज रह गई हैं हमारे मेटल में, तो आप एक बार ये और रिपीट कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल का रॉड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके, तो जोन रिफाइनिंग ये होती है, ठीक। तो आज आपका यहाँ पे साइंस कंप्लीट होता है, ठीक है। ये साइंस की आपकी लास्ट वीडियो है। इससे पहले हमने सारे जितने भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आईएमपी थे वो सारे रिकॉर्ड हो चुके हैं, आप यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आई होप ये आपके पढ़ाई में, आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होगी। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।